अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। तो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिनकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करके वो क्या कराते हैं, बनाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स सब यूनिट्स बनाते हैं। अब हम आज इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो सा है वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और उसे हम कहते हैं सैकेरॉन। सैकेरॉन। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं उसे हम कहते हैं सैकराइड्स। और सैकराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है सैकेरॉन से, सैकेरॉन। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं सैकराइड्स। सैकराइड का जो मीनिंग होता है वो होता है शुगर। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो था वो वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ये जो से मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स हैं ये अलग-अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मोनोसैकराइड्स के मुतालिक। सबसे पहले आ जाए जी मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि दीज आर सिंपल शुगर्स। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स होते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स नहीं होती, जिसकी वजह से आगे इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। यानी कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, ब्रेक डाउन नहीं हो सकती इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये सिंपल शुगर्स हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर तो है नहीं, हम तो हाइड्रोलाइसिस उसकी करेंगे जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये स्वीट इन टेस्ट भी होती है, स्वीट इन टेस्ट, यानी कि अगर हम इसे चखें तो ये मीठी होती है। ठीक हो गया। और ये वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है, यानी कि पानी के अंदर हल हो सकती है। ठीक हो गया। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सिंपल शुगर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी कि इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि सिंपल शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है और सोल्यूबल इन वाटर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। यानी कि जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की जब हम कल ने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जाहिर सी बात है ये उसी की क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर भी ये क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही होगा। आपको पता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 और कीटोन का CnH2nO। समझ आ गई। यानी कि एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन भी होंगे, लेकिन कीटोन के अंदर ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट जो ग्रुप होता है ये ऑक्सीजन भी काम आएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब आपकी जो बुक में लिखा हुआ है ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि अब जैसे जैसे कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बनते जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि सिवाय पहले वाले कार्बन के बाकी हर किसी के अंदर OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप हर किसी के अंदर होगा। ठीक हो गया। ये उसने इसके अंदर ये लाइन में बात कही है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद
द रिमेनिंग कार्बन एटम इज आइदर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और अ कीटो ग्रुप। जाहिर सी बात है, हमने इस पहले मोनोसेक्राइड के अंदर कहते थे कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन हो सकता है, सिवाय पहले के। ठीक हो गया। बाकी जितने भी कार्बन है उसके अंदर या तो कीटोनिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। समझ आ गई? दो तरह के मोनोसेक्राइड्स होंगे। अब इसके अंदर जो द शुगर, द मोनोसेक्राइड हैविंग कीटोनिक ग्रुप, इसे हम कहते हैं, ऐसी मोनोसेक्राइड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे कीटो शुगर। कीटो शुगर। अब इसके अलावा द मोनोसेक्राइड हैविंग, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा वो कीटो शुगर, और जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, उसे हम कहेंगे आल्डो शुगर। ठीक हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप डिफरेंस आ जाता होता है इनका भी। ठीक हो गया। अब इसके बाद द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज नोन एज द एल्डो शुगर, वाइल विद द कीटो ग्रुप इज नोन एज द कीटो शुगर। दीज आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ 2 ट्रायोसिस। अब वो आपको देता है 2 ट्रायोसिस के, उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। जो ट्रायोसिस वो होगा, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। 3 कार्बन वाली ट्रायोसिस, 4 कार्बन वाली टेट्रोसिस, 5 कार्बन वाली पेंटोसिस, 6 कार्बन वाली हेक्सोसिस। समझ आ गई? और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 7 कार्बन्स होते हैं। ठीक हो गया, 3 to 7 कार्बन्स। मोनोसेक्राइड की ये क्लासिफिकेशन है कि ऐसे मोनोसेक्राइड ही वो होंगे कि जिनके अंदर 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, उसे ही हम कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपकी जो बुक में जो एग्जांपल दी हुई है ट्रायोसिस की, वो दी हुई है ग्लाइसर एल्डिहाइड की। यानी कि जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप इस्तेमाल हुआ है। अब इसके अंदर CHO, HCOH, नीचे CH2OH, ये क्या हो जाएगी? ग्लाइसर एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। यानी कि ट्रायोसिस है। फिर उसके बाद आएगा इसी के अंदर ही, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप अगर मैं ले लूँ, बीच में कीटोनिक ग्रुप अगर मैं ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब समझें, CH2OH, जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको पहले भी कहा था कि उसके अंदर ऑक्सीजन ज़रूर होगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कार्बन है तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया, कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप आ गया। फिर उसके बाद CH2OH। ठीक हो गया। और ये हम कहते हैं डीहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसे हम कहेंगे डी हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक हो गया। इनके स्ट्रक्चर भी पूछ लिए जाते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब वो कहता है कि वही इन नेचर मोनोसेक्राइड विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड, और उसी को ही हम कहेंगे मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 3 से लेकर 7 कार्बन एटम मौजूद होंगे। दे आर कॉल्ड द ट्रायोसिस 3 कार्बन वाली, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाली, पेंटोसिस 5 कार्बन वाली, हेक्सोसिस 6 कार्बन और हेप्टोसिस 7 कार्बन वाली। दे हैव जनरल फार्मूला CH2N वेयर N इज अ होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousands। अब कहता है कि वही वाली बात होगी जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ी थी, CH2O और इसके बाहर N होल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया। आप वहाँ 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 3 to many thousand तक, 100 up to 100 चलता रहेगा, 3 to many thousand। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 ट्रायोसिस मेंशन अबव आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो मैंने पहले ग्लाइसर एल्डिहाइड और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाए थे, उनका मेन रोल क्या होता है? उनका मेन रोल ज़्यादातर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और दूसरा रोल उनके अंदर होता है रेस्पिरेशन के अंदर। यानी कि इनके अंदर ही इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक हो गया। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर। अब इसके बाद अब वो कहता है टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड ऑकर इन सम बैक्टीरिया। यानी कि जो 4 कार्बन वाले होते हैं वो रेयर होते हैं नेचर के अंदर, वो ज़्यादा बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं।
पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन। कहता है कि जो पेंटोस यानी कि 5 कार्बन और हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन वाले हैं वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है हेक्सोस। ठीक हो गया। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोस इज द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो सा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ग्लूकोज एक अहम रोल किरदार अदा करता है। इट इज़ एन आल्डो शुगर। अब ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं आल्डो शुगर। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड द ग्लूकोज इज गिवन बिलो। राइबोज का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। राइबोज के अंदर आप लोगों को पता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप इस्तेमाल होना है, तो CHOHCOH, फिर नीचे HCOH और नीचे आ जाए जी CH2OH। ठीक हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? राइबोस का, जो कि पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर। ठीक हो गया। अब इसके बाद उसने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके बाद है ग्लूकोज का, जो कि एक हेक्सोस शुगर है। अब ग्लूकोज का देखें, CHO वैसे ही HCOH। इसके अंदर फ़र्क बस आप लोग ने ये रखना है कि जो उसका तीसरे वाला कार्बन होगा ना उसके अंदर आप लोग ने हाइड्रोक्सिल की जगह तब्दील कर देनी है और हाइड्रोजन की जगह तब्दील कर देनी है। इसके अंदर हाइड्रोक्सिल कार्बन और ये H, 1 2 3 4 5 और ये नीचे CH2OH। ठीक हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि मोनोसेक्राइड के अंदर राइबोस जो कि पेंटोस शुगर है, और ये ग्लूकोज जिसे हम कहेंगे हेक्सोस शुगर है। समझ आ गई। अब इसके बाद जो आपकी किताब में लिखा है, अब इनके रिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बयान किए हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। ज़्यादातर जब भी कोई हम मोनोसेक्राइड को जब भी हम वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं वो ज़्यादातर रिंग स्ट्रक्चर अपने प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोस विल फॉर्म अ 5 कंसंट्रेटेड रिंग नोन एज अ राइबोफ्यूरानोस। राइबोस जो सा होता है वो अपना एक रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है? ऑक्सीजन, इसका आप लोग ने बना लेना है ये कार्बन कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और इसके बाद जो सा कार्बन 5 अगर बनाना है तो उसके ऊपर ब्रांच निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब इससे हमें ये पता चलना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि इसके अंदर ऊपर शुरू में था CHO। ठीक हो गया, CHO था। अब जो से इसका 5वें नंबर वाला कार्बन होता है ना, जैसे HCOH, HCOH, HCOH और CH2OH। ठीक हो गया। इसका जो चौथा कार्बन होता है ना उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना वो ऊपर चला जाता है। ठीक हो गया। वो इसके साथ जब कंबाइन करेगा तो यहाँ पे इसका रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस। इसका भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइन। अब कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइन। अब कार्बन 4 है, कार्बन 4 का तो सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, और इसी तरह जो आखिरी में इसका रह गया था CH2OH था, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा HOCH2, यहाँ पे CH2, ये 5वां कार्बन आ गया, और यहीं पे साफ यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इसका OH ग्रुप आ गया। इसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आ जाए ग्लूकोपाइरानोस का स्ट्रक्चर देख लें। अब ग्लूकोपाइरानोस के अंदर क्या क्या था? CHO कार्बन, तो ये दोबारा HCOH, तीसरे नंबर वाला कार्बन आपको पता है कि हमने चेंज किया था COH, CH, चौथे नंबर वाला कार्बन HCOH, पांचवा भी ऐसे ही HCOH, छठे वाला CH2OH। अब जब हम इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब इसका हम सेकंड लास्ट वाला कार्बन उठाएंगे, इसको दे देंगे OH। ठीक हो गया। अब जब इसका स्ट्रक्चर हमने बनाना है ना तो हम इसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये C1, C2, C3, C4, C5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे HO और यहाँ पे भी OH है, एक तो O चला गया यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या रह गया? H और नीचे रह गया OH, दूसरे वाला भी H और OH। अब यहाँ पे मैंने इसकी जगह चेंज की थी, यहाँ भी आ गया OH और यहाँ पे आ गया H, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा OH, यहाँ पे लिखूँगा H।
C4 खाली बचा H, 1 2 3 4, हाँ अभी 4 है, ठीक है। यह हो गया H और यह हो गया OH। इसका गया था तो C5 की जगह यहाँ पे हम H डाल देंगे, और यहाँ पे जो सा C5 और ऊपर C6 था हमारे पास, और C6 के अंदर क्या आ जाएगा CH2, यहाँ भी इसके साथ ही H2 आ जाएगा और इसी के साथ ही OH आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये सारा स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोपाइरानोस का, ग्लूकोपाइरानोस का, पाइरानोस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। ये राइबोफ्यूरानोस और ग्लूकोपाइरानोस का जो स्ट्रक्चर होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में अहम है, ये आ सकता है पेपर में, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सा है इन द फ्री स्टेट द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, ये जो सी मैं लाइन पढ़ूंगा ये 1-2 लाइन ये ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इन द फ्री स्टेट द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, यानी कि फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज जो सी ज़्यादा से ज़्यादा फलों में भी पाई जाती है। बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिग्स, यानी कि जो अंजीरें वगैरह होती हैं, ताज़ी अंजीर या आप दूसरी ले लें तो उसके अंदर भी पाई जाती है। एंड डेट्स, और खजूरों वगैरह में भी पाई जाती है। ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि मोनोसेक्राइड्स किन के अंदर, ग्लूकोज किसके के अंदर पाई जाती है, ठीक हो गया। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन अबाउट 0.08% ग्लूकोज, हमारी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो परसेंटेज है वो हमारे यहाँ 0.08%, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। फिर उसके बाद इन कंबाइंड फॉर्म इट इज़ फाउंड इन मैनी डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, कहता है कि जो सी ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म के अंदर किसके अंदर पाई जाती है, जो आगे हम कल 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इन दोनों के अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर, यानी कि फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाई जाती ग्लूकोज, ये ओलिगोसेक्राइड और पॉलीगोसेक्राइड्स के अंदर ये बिल्कुल एक कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जो कि आगे फर्दर पॉलीसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, वो करते हैं, वो भी यील्ड करते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज, ठीक हो गया। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। अब ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस का आपको प्रोसेस पता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं एयर से, प्लस वाटर 12 वाटर, ये लाइट एनर्जी, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसके अंदर देखें ये भी तो ग्लूकोज बनी है ना, यानी कि ये प्लांट्स के लिए ये मोनोसेक्राइड की जो ग्लूकोज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अब उसके बाद एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, ज़्यादातर आपको पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी उसके अंदर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब वो वही बात उसके आगे बताने लगा है, एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट, यानी कि सनलाइट से ये मतलब कि हमें ये रोशनी वगैरह मिलती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, इसी वजह से हम इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटो का मतलब ही लाइट होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इट इज़ नॉट वर्थी दैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कहता है कि अगर हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है, यानी कि प्लांट जब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए कितनी सोलर एनर्जी यूज़ होती है, 717.6 किलो कैलोरीज, 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें दरकार होती है, ठीक हो गया, सोलर एनर्जी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी MCQs है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज अ केमिकल एनर्जी, और ये जो सी एनर्जी होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे आगे फर्दर जो उनसे प्लांट्स वगैरह अपने दूसरे जो उन्होंने केमिकल्स एक्वायर करने होते हैं वो उसे हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये था हमारा टॉपिक मोनोसेक्राइड्स का। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।